everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Days English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं एंड इसके 2 वीडियोस आ चुके हैं। हमने ओल्ड इंग्लिश को कवर कर लिया है एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड को कवर कर लिया है। अब ये हमारी मिडिल एज चल रही है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ओल्ड एज के बाद मिडिल एज आती है एंड मिडिल एज को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, वो मैंने आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट कराया है और बहुत अच्छे से समझाया है। जिसने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो वो जाकर देखिए, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। एंड आज पढ़ते हैं एज ऑफ चौसर। ये भी मिडिल एज चल रही है, इसमें एज ऑफ चौसर पढ़ेंगे। इसका टाइम पीरियड देखते हैं 1300 टू 1400 AD इसका टाइम है। अब इसका एज ऑफ चौसर, इसका नाम, इस एज का नाम चौसर क्यों पड़ा? एक राइटर थे जॉफ्री चौसर, इन्हीं के नाम पर इसका नाम एज ऑफ चौसर पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि जो चौसर थे वो इस एज के, मिडिल एज के बहुत ही बड़े, बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर थे एंड इन्हीं के वर्स को लेकर, इन्हीं की लाइफ को लेकर इस एज का ही नाम एज ऑफ चौसर पड़ गया। राइट, देखते हैं। रेफर टू द पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर एसोसिएटेड with the life and works of Geoffrey Chaucer. Chaucer was born 1340 and that 1400. चौसर का जो बॉर्न हुआ है वो 1340 में हुआ है एंड दैट हुई है 1400 में। एंड दिस एज कवर्स द रेन ऑफ 3 इंग्लिश मोनार्कीज। इनकी ये वाली जो एज है ये 3 मोनार्कीज को कवर करती है। एंड कौन कौन सी है? एडवर्ड थर्ड हो गया, रिचर्ड सेकंड हो गया एंड हेनरी फोर्थ हो गया। अब देखिए, एडवर्ड थर्ड के टाइम पर चौसर का वॉर्न हुआ था। ये वॉर्न लिखा हुआ है, चौसर के लिए लिखा है मैंने। चौसर का वॉर्न हुआ है एडवर्ड थर्ड के टाइम पर एंड इनकी डेथ हुई है हेनरी फोर्थ के टाइम पर। हेनरी फोर्थ के टाइम पर इनकी डेथ हुई है। चौसर बिलोंग टू दीज 3 रेंज। चौसर इन तीनों रेंज से बिलोंग करते हैं। He held various positions at the royal court and engaged in diplomatic mission. देखिए, चौसर का ये भी माना जाता है कि इन्होंने कभी भी कॉमन पीपल पर नहीं लिखा। ये हमेशा एरिस्टोक्रेटिक्स के लिए लिखते थे, कोर्ट्स के लिए लिखते थे, मीन्स उच्च वर्ग के लोगों के लिए इन्होंने लिखा है। इन्होंने कभी भी कॉमन पीपल के लिए नहीं लिखा, क्योंकि मिडिल एज में ही, इसी एज में भी ऐसी इवेंट हुई है, डार्क इवेंट हुई है, डार्क साइड इवेंट हुई है, ब्लैक डेथ हो गया, वो इसी एज में आया था। बट इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। इनके किसी भी वर्क में इसके बारे में कुछ नहीं मिलता है। राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं। दिस वाज अ पीरियड वाज ग्लेयरिंग सोशल कंट्रास्ट एंड रैपिड पॉलिटिकल चेंज। मींस इसमें रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे। मींस बहुत ज़्यादा चेंज हुए थे। कैसे हुए थे? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फ्रांस से नॉर्मन आए और नॉर्मन ने पूरा इंग्लैंड को डोमिनेट कर लिया। मींस फ्रांस ने इंग्लैंड को पूरी तरह से डोमिनेट करके रखा एंड अपने सारे रूल्स, जो पहले रूल्स थे वो सब हटा के सब अपने लगा दिए उन्होंने। इस टाइप से उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए थे। आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे आपको समझ आएगा। एंड अब देखते हैं इसमें सम सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि इसके इवेंट देखते हैं। सम सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट इस एज में क्या क्या हुई थी। देखिए, एक तरफ तो ये बहुत ज़्यादा चेंजिंग ला रहा था, मीन्स बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा था, लेकिन एक साइड इसकी डार्क साइड भी थी। डार्क साइड कौन सी थी? 100 ईयर वॉर। 100 ईयर वॉर इसी एज में 100 ईयर वॉर हुआ था। 116 ईयर्स। देखिए, एक्चुअल में ये जो वॉर था ये चला था 116 ईयर्स तक, बट इसको जो नाम दिया है वो दिया है 100 ईयर वॉर। राइट, और इसका जो टाइम था 1338 टू 1455 इसका टाइम था। ये 1338 से 1455 तक ये चला है। और ये वॉर किस किस में हुआ था ये भी आपको ध्यान देना है कि वॉर हुआ किस किस में था। देखिए, आपको पता है कि नॉर्मन्स आए थे एंड फ्रांस ने इंग्लैंड को पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया था। तो अब इंग्लैंड के लोग इनसे परेशान हो रहे थे। इंग्लैंड के लोग बहुत ज़्यादा गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। तो जब उन्होंने फिर ये वॉर हुआ था, इसी चीज़ को लेकर हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था? ये फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच हुआ था और बहुत ही लंबा वॉर चला था। 116 ईयर्स तक ये वॉर चला था। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब
नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट कौन सी इवेंट हुई थी। एक इवेंट हुई थी ब्लैक डेथ, एक बहुत ही डेंजरस इवेंट थी ये। और ये क्या था, एपिडेमिक था, प्लेग था। प्लेग हो गया था, मीन्स प्लेग टाइप की एक बीमारी थी, वो फैल गई थी। एपिडेमिक थी मीन्स बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना आया था मीन्स उसी तरह से वहाँ पे प्लेग को बोला जाता है। जैसे कोरोना हुआ था ना, कितनी डेंजरस सिचुएशन हो गई थी, इसी तरीके से इंग्लैंड में जो ब्लैक डेथ इवेंट हुई थी उसमें भी बहुत ही बुरी सिचुएशन हो गई थी। और ये कब से कब तक रही थी, 1348 से 1349 मीन्स करीब 1 साल तक। और जैसे कोरोना हुआ था 1 साल तक रहा ही, फिर उसके बाद फिर दोबारा वापस आया था। इस तरीके से ये भी ब्लैक डेथ, ये प्लेग भी दोबारा वापस आता है। कब कब वापस आता है देखते हैं आगे। एंड ये हुआ कैसे था, किससे हुआ था। प्लेग कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड यर्सीनिया पेस्टिस। एक यर्सीनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया था, उससे होता था। और जो रैट होते हैं ना, रैट से, चूहों से फैलने वाली बीमारी थी ये। एंड इन दिस एपिडेमिक nearly 1/3 of the population of England died in a single year। मीन्स 1 साल में, ये इतनी डेंजरस बीमारी थी कि 1 साल में इंग्लैंड में 1/3 पॉपुलेशन इसने खत्म कर दी थी। मीन्स इतने लोग मर गए थे इंग्लैंड के। एंड द प्लेग रीअपियर, फिर प्लेग रीअपियर होता है 1362 में, 1367 में एंड 1370 विद सेम फियर्सनेस। मीन्स और उसी तरीके से, उतने ही खतरनाक तरीके से कि दोबारा भी रीअपेयर होता है। आप डेट याद रखेंगे सॉरी, कब कब होता है, 1362, 1367 एंड 1370। ये 3 बार दोबारा से रीअपेयर होता है और उतनी ही बुरी कंडीशन लेकर आता है। एंड आई होप आप ब्लैक डेथ के बारे में समझे हैं। अब समझते हैं लोलार्ड्स मूवमेंट। जो लोलार्ड्स मूवमेंट हुआ था वो भी इसी एज में हुआ था, 64 एज में ही हुआ था। एंड ये लोलार्ड मूवमेंट पहले समझ लेते हैं कि ये हुआ क्यों था एंड किसने कराया था। देखिए, फॉलोअर्स ऑफ वाइक्लिफ, इनको विक्लिफ भी बोलते हैं कुछ लोग एंड वाइक्लिफ भी बोलते हैं। मीन्स हमें प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है, हमें समझना है कि ये है क्या। ये एक राइटर थे एंड जो इनके फॉलोअर्स थे, ये देखिए कॉमन पीपल के लिए बहुत लिखते थे। जैसे चौसर किसको लिखते थे, चौसर हाई क्लास के लोगों को लिखते थे, बट ये कॉमन पीपल को लिखते थे। और जो इनके फॉलोअर्स थे उन्हीं को हम लोलार्ड्स बोलते हैं। मीन्स उन्हीं को क्या बोला जाता था, लोलार्ड्स बोला जाता था। एंड इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, वो मूवमेंट किया था अगेंस्ट करप्शन चर्च के खिलाफ। इन्होंने जो चर्च में करप्शन हो रहा था उसके खिलाफ इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। और ये मूवमेंट किसके द्वारा हुआ था, ये हुआ था जो वाइक्लिफ थे। वाइक्लिफ तो इसमें लीडर थे ही, मीन्स जो इनके फॉलोअर्स थे, और फॉलोअर्स को ही क्या बोला जाता है, लोलार्ड्स बोला जाता है। और इनके थ्रू ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एंड देखते हैं, जॉन वाइक्लिफ रैन अ मूवमेंट नोन एज लोलार्डिज्म और द लोलार्ड मूवमेंट। मीन्स इसको लोलार्डिज्म भी बोलते हैं और लोलार्ड मूवमेंट भी बोलते हैं। एंड द लोलार्ड्स डिमांड्स वर प्राइमरली फॉर रिफॉर्म ऑफ वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी। मीन्स ये रिफॉर्म करना चाहते थे, मीन्स सुधारना चाहते थे कॉमन पीपल को। जैसे क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जब पढ़े लिखे नहीं थे तो जैसा लोग मान रहे हैं मीन्स वो वैसा ही मान जाते थे। तो वो उस चीज़ को जागरूकता ला रहे थे, वहाँ पर अपने फॉलोअर्स को, वेस्टर्न में अपने फॉलोअर्स को भेज रहे थे और उनको सिखा रहे थे। मीन्स उनको नॉलेज दे रहे थे कि ऐसे ही नहीं है, जो क्रिश्चियनिटी है उसको लेकर आओ। ये सब उन्होंने, इसीलिए उनकी सिर्फ यही डिमांड थी और इसीलिए उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था। मीन्स जब लोगों के अंदर जागरूकता आएगी तो फिर वो हर किसी के कहने पे नहीं चलेंगे और फिर वो समझ पाएंगे कि चर्च में जो करप्शन हो रहा है तो उसको समझ पाएंगे, फिर उसके अगेंस्ट जाएंगे। इसलिए इन्होंने ये मूवमेंट को चलाया था। नेक्स्ट देखते हैं, और एक और इसमें मूवमेंट हुआ था पीजेंट्स रिवॉल्ट। पीजेंट्स रिवॉल्ट, पीजेंट्स मीन्स आप जानते हैं किसान होता है, एंड ये रिवॉल्ट, ये पीजेंट मीन्स किसानों का विद्रोह। ये था, ये भी बहुत बड़ा इवेंट हुआ था इसमें। और ये कब हुआ था, 1381 में हुआ था। अब इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्यों हुआ था और इसके लीडर कौन थे। देखिए, स्टार्ट इन इंग्लैंड इन जून 1381, जून 1381 में ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। एंड दिस इवेंट वाज लीड बाय वॉट टाइलर। मीन्स जो ये लीड किया था इस इवेंट के, इस रिवॉल्ट के जो लीडर थे वो थे वॉट टेलर। आप इनका नाम भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड अब समझते हैं कि ये क्यों हुआ था। देखिए, इसमें ब्लैक डेथ
वाला जो प्लेग फैल गया था, इसमें फिर बहुत ज़्यादा भुखमरी फैल गई, बहुत पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी आ गई। तो इसमें क्या हुआ कि जो हाई क्लास वाले लोग थे उन्होंने क्या किया था कि जो किसान थे उन्हीं के ऊपर क्या टैक्स, बहुत सारे टैक्स लगा दिए। मीन्स अब ऐसा होने लग गया कि वो टैक्स में ज़्यादा देने लगे और उनके लिए पैसे बहुत कम बचने लगे। इस चीज़ से तंग आकर किसानों ने एक इवेंट स्टार्ट किया था और उसके लीडर वॉट टेलर थे। मीन्स किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। किसानों मीन्स जो कॉमन पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, उनसे तरह तरह के टैक्स लिए जा रहे थे। इससे बचने के लिए इन्होंने इस इवेंट को स्टार्ट किया था। पीजेंट वांटेड सोशल मैसिव चेंजेस व्हिच इंक्लूडेड अ रिमूवल ऑफ पोल टैक्स व्हिच वाज पेड बाय लेबर्स वेज। जो किसान थे, जो मजदूर थे, उन्हीं की तनख्वाह से ये सब टैक्स कटता था। आई होप आपको ये समझ आए हैं। इस एज में कितने इवेंट्स हुए हैं, जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं ये कौन कौन से हुए हैं। सबसे पहला 100 ईयर वॉर हुआ है, ब्लैक डेथ इसी में आया है, एंड लोलार्ड मूवमेंट इसमें हुआ है, वो किसने कराया है, वाइक्लिफ ने कराया है, वो लीडर थे इसके। एंड पीजेंट्स रिवॉल्ट 1381 में आया है और ये किसने कराया है, वॉट टेलर, ये इसके लीडर थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इवेंट्स क्लियर हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वन समझते हैं स्टूडेंट्स अबाउट चौसर। जब चौसर एज है और प्रोमिनेंट ऑथर हैं तो इनके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। एंड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है चौसर को, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एंड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये भी चौसर को कहा जाता है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, ये भी चौसर को कहा जाता है। ये इतने सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सब चौसर के लिए दिए गए हैं। एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, ये भी चौसर को कहा जाता है। एंड फादर ऑफ रेनेसा, ये भी चौसर को कहा जाता है। एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसा, ये भी चौसर को ही कहा जाता है। अब देखते हैं चाइल्ड ऑफ रेनेसा। देखिए फादर ऑफ रेनेसा किसको कहा जाता है, चौसर को कहा जाता है। एंड चाइल्ड ऑफ रेनेसा किसको कहा जाता है, स्पेंसर को कहा जाता है। मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है जिससे कि पजल ना रहे बच्चे, देख ले कि फादर ऑफ रेनेसा कहा जाता है चौसर को एंड चाइल्ड ऑफ रेनेसा कहा जाता है स्पेंसर को। एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन, ये किसको कहा जाता है, ये वाइक्लिफ को कहा जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने लोलार्ड्स मूवमेंट है वो स्टार्ट कराया था। एंड वो किसके लिए कराया था, रिफॉर्म करने के लिए कराया था, सुधार, इन्होंने समाज में बहुत ज्यादा सुधार किया था। तो और जो इन्होंने काम किया था वो कॉमन पीपल के लिए किया था। एंड इसीलिए इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है। राइट, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। चौसर्स वर्क प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश। मीन्स जो चौसर के वर्क हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश तक। क्योंकि चौसर देखिए, चौसर क्या करते थे, चौसर हर जगह घूमने जाया करते थे, जगह जगह उनको जाना हुआ करता था। लेकिन वो क्या करते थे, उन्होंने फ्रेंच में भी लिखा है, इटालियन में भी लिखा है, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी इंग्लिश को दी है। मीन्स फ्रेंच से, इटालियन से सिर्फ उन्होंने सीखा है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी है, इंग्लिश को दी है। मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। मीन्स इसमें ये चौसर के प्ले है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड हिज राइटिंग रिफ्लेक्ट्स द इवॉल्विंग लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक रिचनेस ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड। मीन्स जो इनकी लैंग्वेज थी वो इन्होंने इंग्लिश को बहुत ज्यादा फोकस किया था। क्योंकि क्या हुआ था, फ्रेंच बहुत ज्यादा हावी हो गई थी, फ्रांस के लोग बहुत ज्यादा हावी हो गए थे इंग्लैंड पे और हर जगह फ्रेंच चल रही थी। लेकिन इन्होंने जो प्रायोरिटी दी थी वो इंग्लिश लैंग्वेज को दी थी। एंड चौसर्स राइटिंग ऑफन एक्सप्लोर थीम ऑफ कंट्री लव, सिवलरी एंड रोमांस। जो चौसर की राइटिंग है वो ज्यादातर लिखी गई है कंट्री लव पर लिखी गई है, सिवलरी पे लिखी गई है एंड रोमांस पे लिखी गई है। मैंने आपको बताया था ना कि कॉमन पीपल के लिए इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, इन्होंने हाई क्लास के लिए लिखा है। एंड चौसर्स वर्क फॉल इनटू 3 पीरियड्स। जो चौसर के वर्क है वो 3 पीरियड्स में बांट दिए जाते हैं। कैसे, देखिए, एक फ्रेंच पीरियड हो गया, इन्होंने फ्रेंच वर्क भी लिखा है। कौन सा है, दे रोमन डे ला रोज, ये फ्रेंच में इसको बोलते हैं एंड इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोमांस ऑफ द रोज, ये इनका फेमस वर्क है। एंड इस वर्क में इन्होंने क्या किया है, दिस वर्क गिव्स अ इंट्रोडक्शन टू द मीडिएवल फ्रेंच रोमांसेस। इस वाले वर्क में इन्होंने मीडिएवल जो फ्रेंच रोमांस था वो इस वाले वर्क में दिखाया गया है। एंड बुक ऑफ द डचेस, ये भी इनका बहुत फेमस वर्क है, ये एक एलिजी है
और ये क्यों लिखी, किसके ऊपर, एलिजी क्या होती है, किसी न किसी के ऊपर लिखी जाती है, किसी की डेथ पर लिखी जाती है, तो ये लिखी गई है ऑन द डेथ ऑफ हिज पैट्रन जॉन ऑफ गॉटन। जो जॉन ऑफ गॉटन है उनकी वाइफ की डेथ पर ये इन्होंने एलिजी लिखी थी बुक ऑफ द डचेस। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। देन स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इनका सेकंड पीरियड देखते हैं, इटालियन पीरियड। मीन्स इन्होंने इटालियन में भी वर्क अपने लिखे हैं, मीन्स इटालियन जो लैंग्वेज थी उसको भी उसमें यूज किया था। चौसर वॉज फेमिलियर विद इटालियन लिटरेचर, पर्टिकुलरली द वर्क ऑफ दांते, पेट्रार्क एंड बोccaccio। मीन्स जो चौसर थे वो इन्फ्लुएंस थे पेट्रार्क से, बोccaccio से एंड दांते से। जब चौसर एक बार जब इटली गए थे घूमने तो वहां पर ये इनसे मिले, दांते से मिले, पेट्रार्क से मिले, मीन्स इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए एंड इटली में भी इन्होंने वर्ड्स लिखे, मीन्स इटालियन में भी इन्होंने कुछ वर्क अपने लिखे हैं। एंड उसमें इटालियन में वर्क लिखने का मतलब है कि इन्होंने इटालियन लैंग्वेज को थोड़ा सा अपने वर्क्स में यूज किया है। मीन्स देखेंगे द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, एक तो ये है इटालियन पीरियड का वर्क है, द पार्लियामेंट ऑफ द फॉल्स, द हाउस ऑफ फेम, ट्रॉलस एंड क्रेसिडे, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन के बारे में बता दूं, इसमें चौसर ने सबसे पहले हीरोइक कपलेट यूज किया था। सबसे पहले चौसर ने कौन से वर्क में हीरोइक कपलेट यूज किया था? द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में चौसर ने सबसे पहले हीरोइक कपलेट को यूज किया था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जितने भी ये पॉइंट्स कराए जा रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देन इन्हें तो आपको याद करना ही है। एंड इंग्लिश पीरियड का देखते हैं। इन दिस पीरियड द थ्रू ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड शोज नेटिव ओरिजिनलिटी। मीन्स अब इस वाले इंग्लिश पीरियड में इन्होंने क्या किया है कि जो फॉरेन इन्फ्लुएंस थे, जो फॉरेन से ये प्रभावित हो रहे थे, वो सब इन्होंने छोड़ के अपने नेटिव ओरिजिनलिटी को दिखाना स्टार्ट कर दिया अपने वर्क में। एंड वो वर्क है और इनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है द प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स। ये बहुत ज्यादा प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हिम, इनका मास्टरपीस माना जाता है। एंड इसके बारे में मैं बता दूं, इसमें चैप्टर है 24 एंड कैरेक्टर है 29। एंड नोट करके समझेंगे कि लैंग्वेज ईस्ट मिडलैंड यूज्ड बाय चौसर। जो ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज यूज हुई थी वो किसने? चौसर ने यूज की थी। ही इंट्रोड्यूस हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश वर्ड्स। मैंने भी बताया है किस वर्क में किया है उन्होंने, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में हीरोइक कपलेट का सबसे पहले यूज किया है। एंड ही इंट्रोड्यूस राइम रॉयल स्टैंजा इन द पोएट्री, और इन्होंने किस राइम रॉयल स्टैंजा को भी इंट्रोड्यूस किया है। क्वेश्चन आ जाता है कि राइम रॉयल स्टैंजा को किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो किसने किया है? जॉफरी चौसर ने। एंड ये आप याद रखेंगे, मिडिएवल थिएटर इंक्लूडेड। जो मिडिएवल थिएटर थे, मिडिल एज के जो थिएटर थे, उसमें मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले एंड मोरलिटी प्ले ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। आई होप स्टूडेंट्स आप इतना क्लियर कर पाए हैं एंड आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स चौसर के फेमस वर्क देख लेते हैं। अभी तक मैंने आपको कैटेगराइज करके बताया है कि इन्होंने फ्रेंच में लिखा है, इटालियन से लिखा है एंड इंग्लिश में लिखा है। एंड अब इनको पूरा एक जगह, जिससे कि आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। देखिए, रोमाउंट ऑफ द रोज, द बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फेम, एनिलिडा एंड आर्काइट, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रायलस एंड क्रेसिडे, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये सब वो वर्क हैं जो आपको लर्न करने ही है, ये बहुत फेमस वर्क हैं। द कैंटरबरी टेल, द नाइट्स टेल, द मिलर्स टेल, द रीव्स टेल्स, द कुक्स टेल्स, द पार्टनर्स टेल एंड द नन प्रिस्ट टेल्स। और अब इसके देखते हैं इस एज के, चौसर एज के हम प्रोमिनेंट ऑथर देखते हैं। चौसर को तो हमने देख ही लिया, इनके नाम पर तो इस एज का ही नाम पड़ गया है। मीन्स इनसे भी अलग जो प्रोमिनेंट ऑथर थे इसके, वो देखते हैं। विलियम लैंगलैंड। देखिए, विलियम लैंगलैंड एक बहुत बड़ा नाम है, बट ये चौसर की बराबर फेमस नहीं हो पाए, बट ये कंटेम्परेरी चौसर के ही हैं। देखिए, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 1330 से 1400 तक है इनका।
ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ मिडिल एज, ये मिडिल एज के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट में से एक हैं। लेकिन इन्होंने कॉमन पीपल के लिए लिखा था, उच्च वर्ग के लिए नहीं लिखा था, हाई क्लास के लिए नहीं लिखा था। इन्होंने ये पता नहीं क्यों ज्यादा फेमस नहीं हो पाए, चौसर के बराबर फेमस नहीं हो पाए, बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था मिडिल एज में। ही वॉज अ सटायरिक पोएट, ये एक सटायरिक पोएट्स थे। और इनके फेमस वर्क, ये किस वर्क के लिए ज्यादा फेमस है? पियर्स द प्लोमैन, इसके लिए ज्यादा फेमस है और ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये वर्क किसका है। आविजर द ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलैब, ये इनके ये दोनों फेमस वर्क है। एंड दूसरे नंबर पे आते हैं जॉन गॉवर। जॉन गॉवर भी इस एज के बहुत ही प्रोमिनेंट ऑथर रहे हैं एंड इनका टाइम पीरियड है 1332 से 1408। एंड इनके वर्क है, ये किस किस वर्क के लिए फेमस है? कन्फेसियो, एनामेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिस एंड स्पेकुलम मेडिटेंट्स। स्टूडेंट्स सॉरी बोलूंगी कि अगर कोई भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रहा हो तो स्पेकुलम मेडिटेंटिस। एंड ये इन दोनों वर्क के लिए जॉन गॉवर है, ये फेमस है। एंड स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा वाइक्लिफ के बारे में और समझते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ भी इस एज के प्रोमिनेंट ऑथर थे एंड इनका टाइम पीरियड था 1320 से 1384। 1320 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1384 में इनकी डेथ हो गई थी। एंड अब समझते हैं कि ये थे क्या। ही वॉज एन इंग्लिश स्कॉलरिस्ट, फिलोसोफर, थियोलॉजियन, बिब्लिकल ट्रांसलेटर, रिफॉर्मर, प्रीस्ट एंड अ सेमिनरी प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। मीन्स इन्होंने बाइबल का भी ट्रांसलेशन किया था। सबसे पहले जो बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में वो जॉन वाइक्लिफ ने ही किया था। एंड अब इसे समझते हैं वाइक्लिफ ने क्या किया था? ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल का ट्रांसलेशन किया था। एंड स्टूडेंट्स अब ये नोट करके आप समझिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही, क्योंकि बाइबल को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा नहीं मीन्स एक आध क्वेश्चन आता ही है, लेकिन आता जरूर है। समझ लेंगे। देखिए 1450 में गुटेनबर्ग बाइबल, ये गुटेनबर्ग बाइबल थी और ये फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल थी। जो गुटेनबर्ग बाइबल थी ये फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल थी। एंड विलियम टेंडेल एक बहुत बड़ा नाम है बाइबल को लेकर। इन्होंने ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल का ट्रांसलेशन किया था 1525 में। 1525 में बाइबल का ट्रांसलेशन किसने किया था? टेंडल ने किया था। देखिए बच्चे इसमें पजल होते हैं कि वाइक्लिफ ने सबसे पहले किया था। मीन्स बाइबल का जो ट्रांसलेशन किया है वो सबसे पहले किया था एंड उसके बाद फिर और ज्यादा उसको और इजी बनाते गए, जिससे कि कॉमन लोगों के पास पहुंचे, उनके अंदर नॉलेज आए, तो उसको उसी लैंग्वेज में वो डेवलप करते गए। क्योंकि पहले की जो ओल्ड इंग्लिश थी वो पढ़ने में नहीं आती थी, अब की इंग्लिश में एंड पहले की इंग्लिश में बहुत अंतर है। एंड इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन करते चले गए ये लोग। एंड देखिए न्यू टेस्टामेंट का जो ट्रांसलेशन फुल ट्रांसलेशन किया था विलियम टेंडेल ने। देखिए न्यू टेस्टामेंट से क्वेश्चन आता है, न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन किसने किया था? विलियम टेंडेल ने किया था। एंड ओल्ड टेस्टामेंट का भी ट्रांसलेशन विलियम टेंडेल ने किया था, लेकिन इन्होंने आधा ही किया था और जो ये इनकम्प्लीट इसको छोड़ गए थे, तो इसको कंप्लीटेड ये किया था माइल्स कोवर्डल 1535 में माइल्स कोवर्डल ने किया था। आप इनका नाम नोट कर लीजिए, मीन्स ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स आज हमने चौसर एज को पढ़ा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चौसर एज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एंड अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी डाउट रह गया है, तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड मैंने आपको बताया था कि मिडिल एज 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। हमने नॉर्मल सेक्शन एंग्लो नॉर्मल पढ़ लिया एंड एज ऑफ चौसर पढ़ लिया। अब जो थर्ड है वो है लेट मिडिल या 15th सेंचुरी। इसमें कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं है इसमें बताने को। एंड इसमें आप इतना याद रखिए लेट मिडिल 15th सेंचुरी और इसका टाइम पीरियड था 1400 से 1500 तक इसका टाइम था। एंड इसको बैरन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। आप बस इसको इतना ही याद रखिए और इसमें
याद करने लायक कुछ भी नहीं है। एंड स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, चौसर एज समझ आई नहीं आई, आप कमेंट करके जरूर बताइए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।